अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एडिटोरियल्स एक्सप्लेनेशन सीरीज की एक और वीडियो जो है वो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। इसके अंदर जो पहला एडिटोरियल है ये द चैलेंज अहेड के टाइटल से द नेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। ये एडिटोरियल बेसिकली लिखा गया है रिसेंटली। यूएस की सेनेट के अंदर एक बिल जो है वो पेश किया गया है, और उस बिल का नाम है यूएस इंडिया डिफेंस कॉपरेशन एक्ट। और ये बिल क्या बात करता है? ये बिल बात करता है इंडिया और अमेरिका के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन को, डिफेंस पार्टनरशिप पार्टनरशिप को, और पाकिस्तान से रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी ये जो है वो एड्रेस करता है। अब इस बिल के अंदर जो क्या प्रपोजल दिए गए हैं वो जरा डिस्कस कर ले। एक तो पहला प्रपोजल ये है कि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट जो है वो सपोर्ट किया जाए, और चाइना से लड़ने के लिए चाइना का ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस उसको देखते हुए इंडिया को जो है वो मजबूत किया जाए। और इस मद में क्या करना चाहिए? इनको चाहिए कि अमेरिका को चाहिए कि वो इंडिया को उसी तरीके से ट्रीट करे जिस तरह वो अपने दीगर अलाइज लाइक जापान, इसराइल, साउथ कोरिया और नेटो मेंबरान को जो है वो ट्रीट करता है। यानी उन्हें इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी दे, इंडिया को डिफेंस सपोर्ट में जो है वो प्रोवाइड करे। उसके बाद बिल के अंदर ये भी बात की गई है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि वो यूएस कांग्रेस, यानी कि जो उनकी पार्लियामेंट है उसका नाम कांग्रेस है, उसको एक रिपोर्ट सबमिट करे जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो यूज ऑफ फोर्स हुआ है इंक्लूडिंग टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, उसके बारे में जो है वो बात की जाए कि क्या पाकिस्तान वाकई ही टेररिज्म में जो है वो इन्वॉल्व है या नहीं। और अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाए जाए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी असिस्टेंस खत्म की जाए। उसके बाद इस बिल के अंदर ये बात भी की गई है कि एक एक एक्ट है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये एक्ट जो है बेसिकली पेनल्टीज लगाता है, सैंक्शंस लगाता है उन कंट्रीज पे जो वेपन्स खरीदते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदते हैं रशिया से। अब बिल के अंदर ये बात की गई है कि इंडिया को इसमें से निकाल दिया जाए, इंडिया को एग्जम्पशन दे दी जाए। आप सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया का अलाई भी है, और कोल्ड वार टाइम से जो है वो उनका अलाई है। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया को ये अलाउ होना चाहिए कि वो रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद सकता है, और यूएस उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएगा, लेकिन बाकी कंट्रीज के ऊपर जो है वो ये सैंक्शंस लगेंगी। उसके बाद इंडिया के साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो इंक्रीज किया जाना चाहिए। इसके अलावा इंडिया के साथ डिफेंस के अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स पे भी कॉपरेशन किया जाना चाहिए। फिर इंडिया के साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट्स की सेल का जो अमल है या डिफेंस सर्विसेज का जो अमल है उसे स्पीड अप किया जाना चाहिए, ताकि इंडिया जो है वो फौरी तौर पे चाइना के थ्रेट को जो है वो हैंडल कर सके या उसको टैकल कर सके। इसी इसी तरह इसमें मजीद बात की गई कि इंडिया के साथ मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो उसको बढ़ाया जाए, इंडिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाए। ये सारी चीजें जो है वो इस बिल के अंदर डिस्कस की गई हैं। अब ये बिल रिसेंटली या करंटली पास होता नजर नहीं आ रहा, और ना ही इसके कोई ज्यादा चांसेस है करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए। बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब अमेरिका में नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो शायद इसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और दैट टाइम ये पास भी हो सकता है। तो बेसिकली ये बिल जो है वो पाकिस्तान के लिए एक टेंशन की वजह भी बना हुआ है, बन सकता है फ्यूचर में। और ये शो कराता है कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो डिफेंस रिलेशनशिप्स हैं वो बड़ी तेजी से जो है वो बढ़ रहे हैं। अब इस बिल की पोटेंशियल आउटकम्स पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स पाकिस्तान के लिए क्या हो सकते हैं? एक तो इंडिया की जो मिलिट्री सलाहियत है, मिलिट्री का स्ट्रेंथ है, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगी। उनके पास मॉडर्न वेपन्स आएंगे, और इंडिया ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा अग्रेसिव पोस्टर्स के साथ पाकिस्तान से डील करेगा। और अ, इसी डिफेंस जो पैक एक्ट है इसको देखते हुए पाकिस्तान क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना सकता है? पाकिस्तान यूएस इंडिया के दरमियान जो डिफेंस कॉपरेशन है इसको बड़े डीपली और बड़ा क्लोजली जो है वो मॉनिटर करे कि इसके असरात पाकिस्तान पर क्या होंगे। दूसरा, पाकिस्तान फौरी तौर पर किसी किस्म की आर्म्स रेस में ना पड़ जाए, कि अगर इंडिया जो है वो डिफेंस कॉपरेशन कर रहा है तो पाकिस्तान भी फौरी तौर पे, अमेरिका जो इंडिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन कर रहा है तो पाकिस्तान भी फौरी तौर पे हथियार खरीदना शुरू कर दे। नहीं,
पाकिस्तान जो है वो अभी इस तरह की कोई मूव बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले ही इकोनॉमिक डाउनफॉल है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तीसरी चीज, पाकिस्तान को अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात को देखते हुए अपने भी अलायंसेस को मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो बढ़ानी चाहिए, ताकि इस डील से पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो किसी किस्म के जो है वो डिस्टर्ब ना हो, या पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट उनको जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचे। और पाकिस्तान को लास्टली अपनी भी डिफेंस सलाहियतों को इंक्रीज करना चाहिए। पाकिस्तान को जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। तो ये जो है वो इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई थी। बेटा अगला जो एडिटोरियल है ये डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, और इसका टाइटल है पाकिस्तान ऑफ 2047, 2047 का पाकिस्तान। आप सब लोगों को पता है कि 2047 में पाकिस्तान को इंशाल्लाह, अल्लाह खैर आफियत रखे, तो पाकिस्तान को बने हुए 100 साल हो जाएंगे। लेकिन 100 साल गुजरने के बावजूद आप पाकिस्तान का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और उसकी वजूहात आपको बिल्कुल पता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारी इकोनॉमी वीक है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर फ्रिजाइल है, टेररिज्म हमारे मुल्क में बहुत है। सो हमारे मुल्क के अगर हमारा मुल्क 2047 में एक कामयाब मुल्क बनना चाहता है, तो हमें बहुत सारी रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, और हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि हमने करना क्या है। माजी में भी पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाए, एक पर्टिकुलरली इकोनॉमिक प्लान, लाइक 1990s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का प्लान बनाया, फिर विजन 2010 बनाया, फिर विजन 2025 बनाया। विजन 25 ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, उसके अंदर विजनरी था, लेकिन 2017 से जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चली, तब से इसका काम जो है वो रुक गया। अब ये 2025 सर पे खड़ा, और पाकिस्तान ने उसमें से कुछ भी अचीव नहीं किया। 2019 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, ये प्रिडिक्ट करते हुए कि पाकिस्तान 2047 में कैसा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2047 में एक अपर मिडिल इकोनॉमी होगा। अपर मिडिल इकोनॉमी मींस बहुत बुरी इकोनॉमी नहीं, एक अच्छी इकोनॉमी होगा। लेकिन इस इस स्टेटस को, अपर मिडिल इकोनॉमी का स्टेटस हासिल करने के लिए पाकिस्तान को करना क्या पड़ेगा, और वो हमने करना नहीं है। करना क्या है, पाकिस्तान को एजुकेशन पे और हेल्थ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान को टैक्स रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। अब बिजनेस के अंदर जो अननेसेसरीली डिलेज है, बिजनेस एनवायरनमेंट को जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली वाटर की मैनेजमेंट जो है वो उसको इंश्योर करना पड़ेगा। फीमेल को वर्क फोर्स में शामिल करना पड़ेगा ज्यादा। और उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, इसको जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा। और कैसे इंश्योर होगी, जब आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में जाएंगे। मतलब ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू जो है वो पाकिस्तान 2047 में अपर मिडिल इकोनॉमी जो है वो बन सकता है। अभी करंटली पाकिस्तान ने जो पहले वाले विजन थे वो तो फारग करा दिए। अब पाकिस्तान 2000 विजन 2025, पाकिस्तान आउटलुक 2035 एंड विजन 2047 पे काम कर रहे हैं। विजन 2025 क्या है, पाकिस्तान आउटलुक 2035 क्या है, और विजन 2047, इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा, जिसमें मैं डिटेल में इनके ऊपर बात करूंगा। अब ये जो विजन पाकिस्तान आउटलुक और विजन 2047 है, इसके अंदर पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान 2035 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। पता नहीं कैसे बन जाएगी। और 2047 तक पाकिस्तान $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, और हमारा ग्रोथ रेट 7% होगा। अगर हम 7% के हिसाब से ग्रोथ रेट लेके चलेंगे, और अगर हमारा ग्रोथ रेट 9% हुआ, तो हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। मतलब गोल बड़े एम्बिशियस है, बट इनको करना कैसे है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ये है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। आपके मुल्क में पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडर्स साथ काम करने को तैयार नहीं है। आप एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। आपकी जुडिशरी इम्पार्शियल नहीं है। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी शॉर्ट टर्म है, एक गवर्नमेंट के साथ पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं। आप टैक्स कंप्लायंस को इंश्योर नहीं करते, ये बात मेक श्योर नहीं करते कि हर शख्स टैक्स पे करे। पाकिस्तान को प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो बिजनेस में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी अब द बोर्ड सबके साथ जो है वो
करनी पड़ेगी अक्रॉस द बोर्ड। तमाम लोगों को बराबरी से अकाउंटेबल करना होगा, ट्रांसपेरेंसी इक्वल लेवल पे होनी चाहिए। और पाकिस्तान को रीजनल पीस को प्रमोट करना होगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम करना होगा। ये वो तरीकेकार है जिससे पाकिस्तान, जिसके पास राइट रिसोर्सेज है, यंग पॉपुलेशन है, फर्टाइल लैंड है, मिनरल्स है, कोस्ट लाइन है, स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी है, इन्हीं एफर्ट्स को करके पाकिस्तान एक कामयाब मुल्क बन सकता है और 2047 में पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी या प्रोस्पेरस कंट्रीज की लिस्ट में आ सकता है। और ये सबसे बेहतर तरीकाकार होगा अपने 100 साल की जो है वो इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने का। ये एडिटोरियल में बात की गई है। अब बचे तीसरा एडिटोरियल है हमारा डेट कंसर्न्स, और ये भी डॉन न्यूज में पब्लिश हुआ है। इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका जो है बैकग्राउंड बता दूं कि रिसेंटली पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और मोहम्मद औरंगजेब जो है वो उन्होंने बीजिंग का विजिट किया कि ताकि वो चाइना से रिक्वेस्ट कर सकें कि चाइना जो पावर सेक्टर में पाकिस्तान का डेट है, जो कि अप्रोक्सीमेटली $15 बिलियन है, उसको जो है वो थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो कम कर दें ताकि पाकिस्तान उसको जो है वो आसानी से पे कर सके। इसके अलावा अ, अब इसमें जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर से, और उसमें उन्होंने बात इन्हीं मौजुओं पे की है कि किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना जो है वो $15 बिलियन का जो डेट है इसको कम कर सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान और चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइज हैं, और माजी में भी पाकिस्तान चाइना से कर्जा लेता रहा, फिर उस कर्जे को माफ करवाता रहा, फिर माफ करवा के साथ ही नया कर्जा भी ले लेता था। तो उम्मीद है कि इस दफा भी पाकिस्तान को कोई ना कोई फेवर शायद मिल जाए। अब आईएमएफ का इसमें क्या रोल है? अभी पाकिस्तान क्यों जो है इसके ऊपर बात करने गया है? आईएमएफ ने रिसेंटली पाकिस्तान को $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है, देने का जो है वो उसके ऊपर एग्री हुए हैं। तो लेकिन आईएमएफ वरी है कि पाकिस्तान के अंदर पावर थेफ्ट का रेट बहुत ज्यादा हाई है, पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान किस तरीके से अपना ये कर्जा जो है वो वापस करेगा? तो इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सर्कुलर डेट को कम करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाने का सोच रही है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का गोल ये है कि हमारा जो कर्जा है उसे 100 बिलियन या 100 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो हैं उस तक रिड्यूस कर दिया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 360 मिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं। अब चाइना ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियल, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल कमिट नहीं दिया, कोई ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं की। अब यहां से हम बात करते हैं डेट कंसर्न का जो एडिटोरियल है उसके ऊपर। अब बेटा आप सुने कि पाकिस्तान ने चाइना से रिक्वेस्ट क्या की है। इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि हमें 8 साल मजीद एक्सटेंशन दी जाए ताकि हम 8 साल के बाद जो है वो अपना कर्जा पे करेंगे। चलो जी। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने यह भी रिक्वेस्ट की है कि जो डॉलर बेस्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसको चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो डॉलर्स की बजाय चाइनीज करेंसी यानी कि युआन में होनी चाहिए। और ओवरऑल जो चाइना के या चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया जाए। अब चाइना की जो पावर कंपनीज हैं उन्होंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी है, इवन इस टूर से पहले ही, कि वो किसी किस्म की चेंज इन पावर परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं करेंगी। और और ये जो रिक्वेस्ट पाकिस्तान को, ये जो फरमाइश पाकिस्तान से डलवाई गई है, ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने डलवाई है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। अब ये जो इस इन टॉक्स की जो भी आउटकम निकलेगी या जो भी रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर होने वाली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो कि चाइना और हांगकांग से होंगी उसके ऊपर भी असरअंदाज होगी। पिछले साल चाइना ने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $1.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जो कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली टोटल इन्वेस्टमेंट का तकरीबन हाफ है। और पाकिस्तान ने चाइनीज कंपनीज को कर्जा कितना वापस करना है? मैंने अभी आपको बताया $15 बिलियन जो है वो वापस करना है। अब इसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या है? इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई है कि पाकिस्तान को सिर्फ चाइना से ही जो है वो ऑप्शन नहीं लेनी चाहिए, या चाइना से ही
एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए या रिलीफ नहीं लेना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोन देती हैं उनको भी कहना चाहिए कि भाईजान आप भी थोड़ा सा ख्याल करें हमारा। फिर जो पेरिस क्लब है, अ ग्रुप ऑफ मेजर क्रेडिटर कंट्रीज, आप जरा पढ़िएगा कि पेरिस क्लब होता क्या है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप भी थोड़ा सा जो है वो हमारे ऊपर करम नवाजी करें। फिर साथ चाइना को भी आप कह दें। सो अब चाइना की पॉसिबल कंसिडरेशन क्या है? चाइना ये सोच रहा है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान को हम लोग ही रिलीफ देंगे, या पाकिस्तान के दूसरे पार्टनर जैसे मैंने आपको बताया आईएमएफ वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह, आपके जो पेरिस क्लब हो गया, ये भी पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए तैयार है। क्योंकि चाइना अब थोड़ा सा समझदार हो गया, माजी में तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाता रहा, लेकिन अब वो देख चाहता है कि पाकिस्तान के जो दूसरे अलाइज हैं वो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते। पाकिस्तान की अभी यही उम्मीद है कि चाइना पॉजिटिव रिप्लाई देगा, और और अगर चाइना की गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है तो फिर पाकिस्तान के पास अल्टरनेटिव प्लान क्या होगा ये भी देखना पड़ेगा। तो इसका कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान की जो डेट रिलीफ फ्रॉम चाइना की जो रिक्वेस्ट है बड़ी क्रूशल है, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है वो बड़ा विजिलेंटली काम करना चाहिए और हर किस्म की आउटकम के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो फिर वेल एंड गुड, और अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो फिर इनको देखना चाहिए कि इनके पास ऑपोजिट या सॉरी मुतबादिल प्लान जो है वो क्या हो सकता है। अब बच्चे जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में अ ब्रिज दैट इंडेंजर्ड साउथ एशिया के टाइटल से पब्लिश हुआ है। अब ये एडिटोरियल कहता है कि पाकिस्तान जो है वो अभी अपने इंटरनल इश्यूज लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म और इकोनॉमी के मसाइल से लड़ रहा है, और इंडिया ने कश्मीर के ऊपर या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर जो है वो अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करना शुरू कर दी है। और वो कैसे की है? उन्होंने हिमालयाज के पहाड़ों के ऊपर एक ब्रिज बनाया है जिसका नाम चनाब ब्रिज है। मैं बताता जाऊं कि ये ब्रिज दुनिया में सबसे ऊंचा जो है वो रेलवे ब्रिज है, और ये ब्रिज इंडिया को 3 गोल्स अचीव करने में मदद करेगा। एक, इंडिया का कंट्रोल इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे मजबूत करेगा, क्योंकि ये इंडिया को कश्मीर वैली के साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद दूसरा, पाकिस्तान को काबू करने का या पाकिस्तान को काबू करने में मदद करेगा। और तीसरा, जो थ्रेट्स इंडिया को चाइना से है उसमें मदद करेगा। अब ये जो चेनाब रेल ब्रिज है ये दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो वार टाइम में बहुत ज्यादा है। पीस टाइम में तो है ही, वार टाइम में बहुत ज्यादा है। इस ब्रिज ब्रिज की जो लेंथ है वो है 1315 मीटर, जो कि करीब 1.25 किलोमीटर बनता है। और इसकी जो टोटल लागत है वो है $24 मिलियन जो है वो इसकी लागत है। ये पुल जो ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज है ये 272 किलोमीटर लंबा रेलवे लिंक है फ्रॉम उधमपुर टू बारामूला, जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है पाकिस्तान के करीब है। अब इन ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी कंप्लीट लागत 3.9 बिलियन US डॉलर, और इसे तकरीबन 3 अशरे लगे हैं कंप्लीट होने में। अब इस ब्रिज के जो है वो बहुत ज्यादा फायदे हैं। इस ब्रिज के बनने से पहले इंडियन मिलिट्री को जो है वो लद्दाख के अंदर सर्दियों से 6 महीने पहले ही अपना बहुत सारा असला जो है वो या स्टॉक पाइल बना के रखना पड़ता था। अब क्या है, अब ब्रिज जो है वो बनने से ये सप्लाई पूरा साल कंटिन्यू रह सकती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ब्रिज के अलावा रोड टनल्स भी बनेंगे जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेंगी, और इससे इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है विद चाइना एंड पाकिस्तान इट विल इम्प्रूव। मतलब इस ब्रिज के बनने से इंडिया की जो लॉजिस्टिक्स है या मिलिट्री सप्लाईज है वो बड़ी क्विकली कश्मीर तक आ सकती है, जिससे इंडिया को एडवांटेज हो जाएगा पाकिस्तान पे भी और चाइना पे भी। उसके अलावा इस ब्रिज के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। इससे उस इलाके में टूरिज्म प्रमोट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, डेवलपमेंट होगी, और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा बाय इफ इफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम्स देयर। सिक्योरिटी वाइज भी इंडिया के, जैसे मैंने बताया, कि पोजीशन जो है वो इंप्रूव होगी। अब ये जो ब्रिज है
इसके इंडिया चाइना रिलेशन पे क्या ताल्लुकात पड़ेंगे? इसमें एक तो इंडिया की जो ट्रूप और इक्विपमेंट मोबिलिटी है, यानी कि उनके जो फौजी हैं या उनके वेपन्स हैं, उनकी तरसील का काम बड़ा स्पीडीली हो जाएगा। और इंडिया की जो डिफेंसिव पोजीशन है या ऑफेंसिव पोजीशन है अटैक करने की, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, वो चाइना के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इससे इंडिया जो चाइना से पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनको उसको लड़ने में जो है वो मदद ले सकता है। उसके बाद दूसरा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो क्या खराब होंगे? देखिए, ये जो ब्रिज है, इससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात मजीद खराब होने जाए की तरफ जाएंगे, इससे टेंशन बढ़ेंगी। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया के, इस ब्रिज की वजह से इंडिया के अंदर जो मिलिट्री प्रेजेंस है, कश्मीर के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस, उसको इंक्रीज करेगा, जो पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट एक सिक्योरिटी थ्रेट है, और पाकिस्तान का जो टेरिटोरियल क्लेम है उसके लिए जो है वो एक थ्रेट है। और इतनी ज्यादा तादाद में मिलिटराइजेशन होना मजीद डिप्लोमेटिक रिलेशंस को जो है वो खराब करेगा। इस ब्रिज का कश्मीर के ऊपर क्या इशू होगा? सीमिंगली ये कश्मीर के लोगों के लिए गुड अपॉर्चुनिटीज लेके आया, लेकिन इसके थ्रेट्स भी बहुत ज्यादा हैं। इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर माइट ब्रिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, लेकिन ये भी कंसर्न्स हैं कि इससे डेमोग्राफिक चेंजेस भी होंगे। लाइक बहुत बड़ी तादाद में नॉन कश्मीरीज कश्मीर में आकर रहना शुरू कर देंगे, जिससे कश्मीरी लोगों की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी, या कश्मीरी ऑटोनॉमी जो है या कश्मीरी आइडेंटिटी जो है वो इरेज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह कश्मीरियों की जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो एक आइडेंटिटी है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। इसमें और इस डेवलपमेंट से ये जो मैंने बताई है कि लिंग्विस्टिक और दूसरे डेमोग्राफिक इश्यूज होंगे, तो इससे ये वाला मसला भी पैदा हो सकता है कि कश्मीर के अंदर मजीद रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो उसकी जो है वो आग चिंगारी दोबारा से उभरे, और वो लोग दोबारा से जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करें एंड मर्जर इन पाकिस्तान की बात करना शुरू कर दें। और इंक्रीज्ड मिलिटराइजेशन ऑफ द रीजन, इससे जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी बहुत ज्यादा होगी। अब इसके ब्रॉडर इम्पैक्ट साउथ एशिया पे क्या होंगे? अगेन साउथ एशिया के अंदर जो है वो टेंशन बढ़ेंगी। इंप्रूवमेंट के चांसेस भी हैं, ट्रेड भी बढ़ सकती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो है वो टेंशन के ही। अब पाकिस्तान इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है इंडिया के इस मूव को? एक तो पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इनहांस कर सकता है। दूसरा, पाकिस्तान आजाद एंड जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आए। दूसरा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें पॉलिटिकल यूनिटी शो करें, वो यूनानिमसली एक ही पेज पर हों। और इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी दुनिया को यह बावर करा सकता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अगेंस्ट, या उनकी सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस है उसके अगेंस्ट जाकर यूनिलैटरली कश्मीर के अंदर जो है वो स्टेप्स ले रहा है, जिससे जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस है उसकी किसी किस्म की जो है वो पासदारी या उसकी जो है वो इम्प्लीमेंट होने के चांसेस कम नजर आते हैं। तो इसमें समरी यही है कि ये जो ब्रिज बना है, चनाब रेल ब्रिज, ये इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग पाकिस्तान एंड चाइना। लेकिन साथ ही साथ ये नुकसान भी है कश्मीरी लोगों के लिए, जिससे उनकी डेमोग्राफी चेंज हो सकती है। और ये उसी की ही एक एक्सटेंशन नजर आती है जो इंडिया ने स्टेप 5 अगस्त 2019 को लिया था, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 35 और 370 खत्म करके कश्मीर का जो है वो एक स्पेशल स्टेटस खत्म करके कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश की थी। तो ये इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई है। हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये भी पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश हुआ है, और इसका टाइटल है बीजेपीज मुस्लिम प्रोफाइलिंग मेथड इन मैडनेस। अब ये बात करता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, नो डाउट थर्ड टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं बाय विनिंग इन रीसेंट जनरल इलेक्शन, लेकिन बीजेपी की जो विक्ट्री है ये बड़ी मार्जिनल है, बहुत थोड़े से वोटों से जो है वो उन्होंने ये विक्ट्री सिक्योर की है। और डिस्पाइट उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ और दीगर कम्युनिटीज के खिलाफ बड़ा उन्होंने हेटरेट फैलाया, उसके बावजूद भी बीजेपी मेजॉरिटी वोट नहीं ले सकी, और उनको जो है वो अलायंस बनाना पड़ा छोटी पार्टीज के साथ ताकि वो पावर में आ सके। अब
बीजेपी को चाहिए ये था कि वो अपने इस पुअर इलेक्शन परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखते और अपने डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस को डिसकंटिन्यू करते, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों के अगेंस्ट अपने एक्शंस को मजीद जो है वो बढ़ावा दे दिया या मजीद बढ़ा दिया। और उसकी रिसेंट एग्जांपल मिलती है वेंडर डायरेक्टिव से। वेंडर डायरेक्टिव अभी रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जो है वो जारी किया है। ये डायरेक्टिव जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो कैफेटेरियाज हैं उनको कहता है कि आपने अपनी दुकान के बाहर अपने नाम जो है वो लिखने हैं, आपके नाम नजर आने चाहिए ताकि पता चल सके कि ये दुकान मुसलमान की है, हिंदू की है या क्रिश्चियन की है। अब बीजेपी के अंदर, सॉरी इंडिया के अंदर जो यूपी गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वहां पर बीजेपी का रोल कंट्रोल है। तो वो कह रहे हैं कि ये हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वो ये स्टेप लिया, लेकिन ये वाजे तौर पे शो करता है कि ये मुसलमान वेंडर्स को आइडेंटिफाई करके उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने का एक स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर इंटरवेंशन की है, और इंटरवेंशन करने के बाद वेंडर डायरेक्टिव को अभी रोक दिया है। लेकिन स्टिल उन्होंने रोक दिया है, बीजे उनकी सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है, लेकिन ये एक डिस्क्रिमिनेटरी मूव है फ्रॉम बीजेपी टुवर्ड्स मुस्लिम। और इसने इसी मूव की वजह से बहुत सारी जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसको कम्युनल प्रोफाइलिंग का नाम दिया है। अब प्रोफाइलिंग मुसलमानों की करने का या किसी भी मजहब के लोगों की प्रोफाइलिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज अ स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट। इससे मुसलमानों की एम्प्लॉयमेंट में, मुसलमानों का एजुकेशन हासिल करने में, हाउसिंग में और सोशल मामलात में जो है वो जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा। इससे ना सिर्फ इन मामलात में मुश्किलात होंगी बल्कि मुसलमानों के बच्चों और मुसलमानों के अंदर एंजाइटी, डिस्ट्रेस और फेयर जो है वो बढ़ेगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके बहुत ज्यादा खुल के सामने आएंगे और बच्चे इस तरह के नेगेटिव एनवायरनमेंट में जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे। इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होंगे और वो मुसलमानों पे होंगे कि मुसलमानों को जॉब्स ढूंढने में मसला होगा, मुसलमानों को लोन्स लेने में मसला होगा, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने में मसला होगा। मतलब उनके बिजनेस का बाइकआउट भी किया जा सकता है, जिससे जो है वो उनके लिए इकोनॉमिक इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। और ऐसा होता रहा है कि इंडिया में ये मूवमेंट भी चलती रही है कि उन्होंने मुसलमान जो सब्जी फरोश थे उनसे सब्जियां लेने से जो है वो इनकार कर दिया। मुसलमान जो नान बेचने वाले थे या रोटियां बेचने वाले थे उनसे रोटियां और नान लेने से इनकार कर दिया। तो ये मूव बीजेपी गवर्नमेंट के दौर में चलती रही और अभी भी चल रही है। इसी तरह पॉलिटिकल पोलराइजेशन में भी हमें इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी मोदी की गवर्नमेंट में ज्यादा नजर आती है। मतलब जो मुसलमानों की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी 2014 में सिर्फ 30 मुस्लिम लॉ मेकर्स इन पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट में 30 मुस्लिम लॉ मेकर थे, जो कि कम होके 25 हो गए हैं। और बीजेपी की गवर्नमेंट से उनका एक भी बंदा नहीं है। हालांकि बीजेपी की गवर्नमेंट में कुछ कट्टर मुसलमान हैं जो कि बस नाम के मुसलमान है, लेकिन वो भी इलेक्ट नहीं हो सके। ये डिक्लाइन शो करती है कि मुसलमान किस हद तक बीजेपी के रूल में मार्जिनलाइज्ड है, और ये मार्जिनलाइजेशन कंटिन्यूसली बीजेपी इंक्रीज करे। अब इसके अलावा इस तरह की एक्टिविटीज से मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया भी, उसमें भी इजाफा देखने को मिला। लव जिहाद के नाम से मुसलमानों के जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मुसलमानों के ऊपर लव जिहाद के एक्यूजेशन लगाए जाते हैं, एक्यूज किया जाता है, और उसमें कहा किया जाता है कि मुसलमान जबरदस्ती हिंदू लड़कियों को मुस्लिम करके उनसे शादियां करते हैं। तो ये एडिटोरियल इन शॉर्ट बीजेपी का जो है वो एक नेगेटिव फेस दिखाते हैं, बीजेपी की एक डिस्क्रिमिनेटरी मैयर्स दिखाते हैं टुवर्ड्स मुस्लिम। और यही इसमें जो है वो चीजें डिस्कस की गई है। अब नेक्स्ट एडिटोरियल भी बेटा पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है और इसका टाइटल है मोदीज डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स। आज आपको काफी सारे इंडिया से जो है वो रिलेटेड एडिटोरियल्स नजर आ रहे होंगे। अब ये बेसिकली लिखा गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के रिसेंट जो है वो लद्दाख में विजिट किया और वहां पर जाकर उन्होंने जो स्पीच की है, उन्होंने वहां पर जाकर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर के जरिए जो है वो रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहा है। और उसने उनको कहा कि जी ये अनहोली प्लान है पाकिस्तान के और ये फेल हो जाएंगे।
ये पहली दफा नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इवन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के जो है वो एलिगेशंस लगाते रहे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज अगर हम देखें, मोदी के जो क्लेम है इसके अगेंस्ट जाकर हम देखें, तो हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान ही वो कंट्री है जो नेबरिंग कंट्रीज में दहशतगर्दी फैलाता है। पाकिस्तान ने तो बाकायदा से इसके एविडेंसेस दिए हैं कि इंडियन जो एजेंट है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। और इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल कुलभूषण यादव का अरेस्ट होना है। उसने खुद कन्फेस किया कि उसने जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें की। और इससे पता चलता है कि इंडिया किस तरह के कॉवर्ट ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कर रहा है, किस तरह की कॉवर्ट एक्टिविटीज चला रहा है। तो इंडिया किस बेस पे जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाता है टेररिज्म के। और हम साउथ एशिया से अगर बाहर निकलें तो हम कनाडा चलते हैं। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा से इल्जाम लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडियन एक कैनेडियन सिख लीडर के मर्डर की, जिसकी वजह से कनाडा और अमेरिका के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत खराब हुए। इवन 5 आई नाम से जो है वो एक अलायंस है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पे कहा कि ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बताती है कि इंडिया ही इसके अंदर इन्वॉल्व है, और इंडिया ने ही क्या किया है, ये सिख को जो है वो असैसिनेट करवाया, उसका मर्डर करवाया। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये बात की कि न्यूयॉर्क के अंदर रहने वाले सिख लीडर के कत्ल की कोशिश में भी इंडिया ही इन्वॉल्व था। और ये शो करता है कि इंडिया के अग्रेसिव एक्शन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी, और पर्टिकुलरली स्ट्रांग ममालिक के अंदर भी जो है वो जारी है। इंडिया के अपने अंदर जो है वो मसले मसाइल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बात की है, ये जो एडिटोरियल में पिछले एडिटोरियल में जिसमें उन्होंने एक डायरेक्टिव दिया है, वेंडर डायरेक्टिव, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम लोग अपनी दुकानों के बाहर अपना नाम लिखें ताकि पता चल सके कि मुसलमानों की दुकान है या हिंदुओं की दुकान है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी मैयर है। इंडिया अपने मुल्क के अंदर ही ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, माइनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक कर रहा है, कश्मीर के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहे हैं। तो ये वो इश्यूज हैं जिसके ऊपर ग्लोबल अटेंशन की जरूरत है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के ऊपर बात करने की बजाय इंडिया को अकाउंटेबल करना चाहिए, और इंडिया के इन एक्शंस को इग्नोर करना, इंडिया को मजीद जो है वो क्या कहते हैं, हौसला अफजाई करना है उनकी कि आप मजीद इस तरह के काम करें और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए जो है वो इंडिया को खतरा बनने की इजाजत दी जाए। तो बच्चे ये आपके एडिटोरियल थे। लास्ट एडिटोरियल जो है ये मैं ऑडियो में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में समझाऊंगा। उम्मीद है आपको आज के एडिटोरियल समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।